नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का सैम्पल पेपर। अगर इसमें हम सारे सिलेबस की बात करेंगे, साथ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे बेटा, और इसके साथ ही आंसर भी सॉल्व करते चलेंगे। अगर इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है तो हम आपको कम से कम भी 2 या 3 सैम्पल पेपर और भी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपके पास 15 प्रश्न जो हैं वो एक एक अंक के हैं, क्योंकि पेपर है 60 नंबर का। 16 से 21 जो हैं वो आपके दो दो अंकों के हैं, और उसमें 16वां और 17वां जो है वो ऑप्शन में है। यानी कि आपको दो दो प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से एक एक करना है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक ये 3-3 मार्क्स के हैं, जबकि 22वां और 23वां फिर ऑप्शन में आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 28 से 28, 29, 30 ये दीर्घ उत्तरीय हैं, और ये सभी प्रश्न जो हैं आंतरिक विकल्प के साथ होंगे, यानी कि सभी में ऑप्शन होगा। दो दो प्रश्न देंगे, आपको एक एक करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, टीमों के एक लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाते हैं? ये खेले जाएंगे, तो इसका उत्तर है 45। दूसरा है, फाट लेख प्रशिक्षण विधि किस देश में विकसित हुई? इसका सही आंसर है स्वीडन। तीसरा है, न्यूटन के तीसरे नियम को भी मतलब क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद है, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं? अंतर्मुखी। 2 प्रकार के लोग होते हैं बेटा, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी होते हैं वो बहुत ही मिलनसार, फटाफट सबसे बात करने वाले होते हैं। जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं और किसी से बात नहीं करते, तो उन्हें अंतर्मुखी कहा जाता है। उसके बाद है, पैरा ओलंपिक्स खेल कब शुरू हुए? इसका सही आंसर है 1960 में। उसके बाद दूसरा है, मधुमेह रोग किस अंग से संबंधित है? पेंक्रियाज। उसके बाद नेक्स्ट है, उष्टासन आसन में ऊस्टर का अर्थ क्या है? ऊस्टर मतलब ऊंट, ठीक है। और मोच किसकी चोट है? लिगामेंट्स की। उसके बाद है, डैश को विशेष ओलंपिक्स खेलों के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? यूनिस कैनेडी श्राइवर को। उसके बाद नेक्स्ट है, कच्ची अस्थि भंग से कौन प्रभावित होता है? 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो अस्थियां हैं वो जल्दी टूटती हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं कच्ची अस्थि भंग। उसके बाद है, डेफलिम्पिक्स खेल कब शुरू हुए? डेफलिम्पिक्स खेल 1924 में शुरू हुए। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। उसके बाद 3 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है बेटा। पहला है, नोक नीज एक आसान आसन संबंधी विकृति है, और ये सही भी है। दूसरा है, नोक नीज में घुटने आपस में टकराते हैं, और ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए ये आसन संबंधी विकृति है। तो ये दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही से व्याख्या कर रहा है, उससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो जो है सी रहेगा, गै रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मैक्रो चक्कर, मैक्रो का मतलब तो छोटा, मैक्रो चक्कर सभी प्रशिक्षण चक्रों में सबसे बड़ा होता है। और दूसरा है, इसमें प्रशिक्षण योजना के 10 से 12 दिन शामिल होते हैं। इसमें 10-12 दिन जो हैं वो प्रशिक्षण के शामिल होते हैं। ये कह रहे हैं कि ए तो सही है, बट कारण जो आर है वो इसमें गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN, यानी कि जिसमें बच्चे में कोई विकार होता है ना, उनको ज़्यादा नीडी बच्चे बोला जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। उनमें कुछ बच्चों की आम ज़रूरतों के साथ साथ विशेष ज़रूरतें भी होती हैं। तो ये ज़रूरतें भाषाई, संज्ञात्मक और भावनात्मक कुछ भी हो सकती हैं। दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आगे है, प्राथमिक चिकित्सा पर नोट लिखे। देखो, कोई भी व्यक्ति बीमार है या घायल है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो दी गई देखभाल या उपचार होती है आपातकाल में, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आगे है, विभिन्न खेल प्रशिक्षण, मैक्रो, सूक्ष्म और मेसो।
तीन चक्कर होते हैं बेटा, मैक्रो चक्कर, उसके बाद है सूक्ष्म चक्कर, और तीसरा क्या है, मेसो। अगर हम डिटेल की बात करें तो जो मैक्रो चक्कर है उसकी अवधि 3 से 12 महीने की होती है, और सूक्ष्म की अवधि होती है 3 से 6 सप्ताह, और आगे है मैसो की होती है 3 से 6 सप्ताह, और सूक्ष्म की जो होती है वो होती है 5 से 10 दिन। फिर है फ्लेमिंगो, संतुलन प्रशिक्षण के उद्देश्य और विधि बताएं। उद्देश्य तो यही है कि एक पैर पर सफलतापूर्वक संतुलन बनाने की क्षमता का मूल्यांकन करना ही फ्लेमिंगो प्रशिक्षण विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जूते उतारकर बीम पे खड़े होना होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंगो संतुलन प्रशिक्षण। उसके बाद है संतुलन के 2 प्रकार, एक है स्थैनिक, स्थैनिक मतलब स्टैटिक, स्टैटिक होता है आराम व्यवस्था में, गतिहीन व्यवस्था में खड़े रहना, दूसरा है गतिशील, चलते रहना। तो 2 इसकी होती हैं संतुलन की प्रकार। उसके बाद है वज्रासन के क्या लाभ हैं। वज्रासन भोजन को पचाने में मदद करता है, और दूसरा है कि ये जो पेल्विक मसल्स होते हैं उन्हें मजबूत करता है। उसके बाद है टूर्नामेंट के दौरान प्रमुख समितियां कौन कौन सी होती हैं। कोई भी टूर्नामेंट है ना बेटा, एक बड़ी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। एक होती है आयोजक समिति, फिर वित्त जो पैसे को देखती है, फिर प्रचार समिति जो इसकी एडवर्टीजमेंट करती है, तकनीकी समिति जो होती है कि इसके पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करने की प्रयास करती है और उसे देखती है, फिर है स्वागत जो वेलकम में खड़ी होती है, आवास जो उसके हॉस्टल वगैरह को देखती है। लक्ष्य निर्धारण ने क्वेश्चन नंबर 20 है अनुलोम विलोम की प्रतिक्रिया। देखिए सीधे बैठकर एक नाक की साइड बंद करके दूसरी नाक से सांस लेना, फिर जिसे बंद किया था उससे सांस को छोड़ना, और फिर जिससे बंद किया था उससे सांस लेना और दूसरी से छोड़ना, इसे बोलते हैं अनुलोम विलोम प्रक्रिया। इसके लाभ क्या हैं, इससे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति पूरे शरीर में हो जाती है और तनाव और चिंता कम होती है। उसके बाद लक्ष्य निर्धारण पर एक संक्षिप्त नोट। देखो लक्ष्य को पहले तो स्पष्ट करो कि हमारा लक्ष्य क्या है, फिर उसे छोटे छोटे भागों में बांट लो, फिर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए। बस यही है लक्ष्य प्राप्ति का एक उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया। उसके बाद है BMI। BMI का अर्थ होता है बेटे बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि ये चेक करना कि हमारा शरीर कितना मजबूत है। इस चीज़ को, इसमें हम लंबाई और वजन दोनों को अनुपात में लेते हैं ताकि हम अपने शरीर की स्वस्थता को पता लगा सकें। इसका सूत्र है वजन जो केजी में लेना है और ऊंचाई का स्क्वायर लेना है बेटे, वो भी मीटर्स में। ठीक है, तो ऊंचाई मीटर स्क्वायर में लेनी है और वजन जो है वो आपने केजी में। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी यानी कि किलोग्राम बटे में m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका है, ऊंचाई, हमारी ऊंचाई का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। साई फिटनेस टेस्ट के आधार पर 9 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाकर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर साई फिटनेस के टेस्ट के आधार पर यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट करवाकर देखे जाते हैं, लेकिन जो फेमस है उनमें से एक है BMI जो अभी ऊपर डिस्कस किया है। दूसरा उससे 50 मीटर गति करवा के देखी जाती है, 50 मीटर की दौड़। फिर तीसरा है सहन क्षमता, 600 मीटर दौड़ लगवा कर देखी जाती है। चौथा इसमें आ जाएगा लचीलापन प्रशिक्षण है, वी सिट रिच प्रशिक्षण, ये टेस्ट। फिर उसके बाद स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये लगवा कर देखे जाते हैं ताकि बच्चे की फिटनेस का पता लगाया जा सके। उसके बाद है आसन संबंधी विकृतियाँ, नोकनीज, गोल कंधे, धनुषाकार टांगे, चपटे पैर और काइफोसिस। ये क्या हैं, ये आसन संबंधी विकृतियां हैं। ठीक है, जिसमें नोकनीज है, नोकनीज में क्या होता है कि नाक, घुटने जो है, नोक घुटने जेनुवल्गम के नाम से भी जाना जाता है। ये मुद्रा संबंधी विकृति है जिसमें पैर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। और जो गोल कंधे हैं इसमें कभी कभी आगे की तरफ गोल कंधे झुके होते हैं और कंधों या कंधों के चारों तरफ हाथ के रूप में से जाना जाता है। फिर है धनुषाकार टांगे, ये तब होती हैं जब पैर घुटने पर बाहर की तरफ मुड़े होते हैं जबकि पैर और टखने आपस में स्पर्श करते हैं। ऐसा आमतौर पर हम बच्चों में
देख सकते हैं। नेक्स्ट है अस्थिभंग। अस्थिभंग का अर्थ होता है हड्डियों का टूटना। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं ना, हम अक्सर देखते हैं, इवन के बड़ों के भी अक्सर हम देखते हैं कि उनकी हड्डियां जो हैं वो टूट जाती हैं और बड़ी जल्दी जल्दी टूटती हैं बेटा, या दरार पड़ जाती है, हड्डी का टूटना, इसे बोलते हैं अस्थिभंग होना। आमतौर पर फ्रैक्चर, ये भी कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि आंशिक थोड़ा फ्रैक्चर होना, पूर्ण फ्रैक्चर बिल्कुल ही हड्डी का टूट जाना। इसके प्रकार कौन से हैं? साधारण अस्थिभंग, जिसमें सिर्फ एक ही अस्थि टूटती है। दूसरा है संयुक्त अस्थिभंग, जिसमें क्या होता है, अस्थिभंजन में एक सिरा मांस का त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं हम संयुक्त अस्थिभंग। तीसरा जटिल है। जटिल में जो रुधिर वाहिनियाँ हैं और कोमल अंग, फेफड़े, मस्तिष्क वगैरह उसको घायल कर देती है हड्डी टूटकर, तो उसे बोलते हैं जटिल अस्थिभंग। उसके बाद है संतुलित आहार। से आप क्या समझते हैं? हमारे खाने में, हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना ही संतुलित आहार है। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन सब का होना हमारे भोजन को संतुलित बनाता है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। वो बच्चे जिनके शरीर में कोई ना कोई विकार होता है, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, और उन्हें औरों के मुकाबले थोड़ा अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब इसमें सुगम बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो समावेशी कक्षाएं लगाई जा सकती हैं, यानी कि इन बच्चों के अन्य बच्चों के साथ शिक्षा मिले ताकि सारा समाज इन्हें स्वीकार कर सके। दूसरा है सहायक प्रौद्योगिकी। इन्हें कुछ ऐसे उपकरण दिए जा सकते हैं ताकि जिनकी मदद से दूसरे बच्चों के बराबर चल फिर पाएँ, इवन के शामिल हो पाएँ उनकी सामाजिक गतिविधियों में। तीसरा है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। इसमें क्या है, छात्रों को विकलांगता के आधार पर एक अलग अनुकूलित कक्षा या किसी खेल के भीतर संशोधन करके बच्चों को कुछ मदद प्रदान की जाए। फिर है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बीच क्या अंतर है? अंतर्मुखी जो अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर रखे और व्यक्त ना करे, वो अंतर्मुखी है जो मिलनसार है, झट से दूसरों के साथ बातचीत करने लग जाए, उससे वो जो है बहिर्मुखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 के नॉकआउट विधि से 24 टीमों के लिए एक फिक्सचर तैयार करें। यहाँ पर आपने कुल मैच बराबर है कुल टीमों की संख्या -1। मान लीजिए कुल मैच 24 हैं, उसमें से टीमों की संख्या जितनी भी है उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो 23 आ जाएगी। फिर कुल चक्कर 2 की जो पुनरावृत्ति है वो 5 चक्कर खेले जाएंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। तो ये जो है नॉक आउट विधि बन जाएगी। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ नॉक आउट का जो मीनिंग है वो क्या है कि जो टीम खेल रही, जो टीम हारती जा रही है वो बाहर जाती रहेगी, बस जीतने वाली टीमें आगे बढ़ती चली जाएंगी। उसके बाद है व्यायाम द्वारा मांसपेशीय तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी कि अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों पर क्या अंतर पड़ता है। देखिए ऐसा करने से हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, मांसपेशियों में के आकार में वृद्धि होती है और कोशिकाएं नालिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यायाम क्लोरीज यानी कि जिससे हम मोटापा आता है उसे घटाने में मदद करता है। इसके अलावा थकावट भी देरी से आती है। उसके बाद मोच के क्या कारण, लक्षण और उपचार हो सकते हैं। देखो मोच क्या है, लिगामेंट का खिंचाव या टूटना मोच कहलाता है। ठीक है, अब मोच के कारण क्या हैं, खिंचाव का कारण क्या है कि जैसे ही मान लो कोई टखने, मोच के कारण जो हैं वो तभी आती है, एक तो गंभीर तनाव के कारण लिगामेंट फट जाता है, दूसरा चलते समय, दौड़ते समय, भागते समय, तीसरा एथलेटिक गतिविधियां करते हुए या गिरने के दौरान जो है अक्सर मोच आ जाती है। फिर लक्षण क्या है, इसमें बहुत सारी सूजन आ जाती है जहाँ पर मोच आती है और दर्द होता है। अब उपचार क्या कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट एड लेनी होगी, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना होगा और उसके बाद जो है
इसे हमें बहुत अधिक आराम करने की आवश्यकता है, यानी कि हमें आराम करना होगा, हलचल चलने फिरने को रोकना होगा। और बर्फ़ की टकोर की जा सकती है, वो बहुत अच्छी रहती है मोच को ठीक करने के लिए। उसके बाद है सर्किट प्रशिक्षण क्या है। सर्किट प्रशिक्षण एक चिरस्थायी या विकसित प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम है और 1953 में इंग्लैंड के लीड्स विश्वविद्यालय में मार्गन और एंडरसन के द्वारा इसे चलाया गया था। इसके लाभ क्या हैं? हृदय और शक्ति प्रशिक्षण लाभों का मिश्रण प्रदान करता है। शरीर के विभिन्न अंगों की क्षमता को ये बढ़ाता है। बहुत अच्छा प्रशिक्षण है बेटा। और इसके लाभ क्या हैं? अगर लाभों की बात करें तो इसके लाभ हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ये हृदय गति को हिट करने में आपकी सहायता करता है। और इसके अलावा इसे हम कहीं भी कर सकते हैं। मांसपेशी समूह पर काम करता है और शरीर की चर्बी को कम करता है और ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करता है। तो उसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि मधुमेह, क्वेश्चन नंबर 30, मधुमेह क्या है और भुजंग आसन की प्रक्रिया और लाभ के बारे में बताएं। आशा है कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। देखो, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज ब्लड बढ़ने लगता है इंसुलिन के कारण, तो ऊर्जा का संचार होता है, ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। वहीं जब पैंक्रियाज में उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन ना निकले तो उस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर हमें होती है मधुमेह या फिर हम कहें शुगर। अब भुजंग आसन करने से इसे हम थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं। भुजंग आसन करने की विधि क्या है कि पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं और दोनों हथेलियों को जांघों के पास ज़मीन पर रखें और ध्यान रखें कि आपके टखने एक दूसरे को छूते रहें। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श की तरफ करें। अब शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें, सांस भीतर खींचें और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। तो ऐसा करने से हमारा भुजंगासन अच्छे से हो जाएगा। अब उसके लाभ क्या हैं? इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, पेट के निचले हिस्से में की ताकत बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म सुधरता है, कमर का निचला हिस्सा मजबूत होता है, फेफड़े कंधों में खिंचाव आता है, अच्छे वाला खिंचाव आता है। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि हर्नियाँ हो सकती हैं, पीठ में चोट लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा। आशा ये वीडियो भी आपके लिए अच्छी रहेगी बेटा। हमसे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो हमें लगा कि हमें वीडियो बनानी चाहिए और इसलिए हमने बनाई है। मैंने काफ़ी साल पहले फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई थी और तब बहुत अच्छे नंबर आए थे और इसी आशा के साथ कि इस बार भी हमारी वीडियो देखने वाले हर व्यूअर, हर बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बेटा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।